Hello students, so welcome again to the another video of class 11th और इसमें हम कवर करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स और साइनैप्स। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है और नेक्स्ट पार्ट्स में हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे पास कीवर्ड्स हैं जो हमने इसमें कवर करने हैं। तो पहले इन कीवर्ड्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस लेसन पे नाम के ऊपर अगर हम जाएं तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, द वर्ड देयर इज कोऑर्डिनेशन। अब ये जो कोऑर्डिनेशन है, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर जैसे इंग्लिश में अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये होता है आपस में एक दूसरे से तालमेल बिठाकर काम करना। तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो आपस में मिलकर काम करते हैं। जस्ट अगर हम एक एग्जांपल से समझने चाहें तो अगर हमने एक पेड़ पर लगा हुआ आम देखा, ठीक है, तो आईज ने देखा, लेग्स ने मूव करा, हाथ ने उसको ब्रेक करा, टंग ने उसको टेस्ट करा और डाइजेस्ट करने के लिए वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गया। फिर वहाँ से उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब हुए। तो कितने सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं जस्ट एक मैंगो के लिए। तो ये सभी अलग अलग काम नहीं करेंगे, इनका एक कोऑर्डिनेटेड मैनर है। आईज अगर पहले देख रही हैं तो लेग्स उसके बाद मूव कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऑर्गन आगे पीछे काम करे, दे आर वर्किंग इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड मैनर। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ऑर्गन्स की, इसी को हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। अब ये जो हमारे कोऑर्डिनेशन है ऑर्गन्स की, ये होती कैसे है। इसको कोऑर्डिनेट करने के दो तरीके हैं। एक है हमारा नर्वस सिस्टम जो है हमारा न्यूरल सिस्टम, और दूसरा जो हमारे हार्मोन्स काम करते हैं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उसको हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। अब न्यूरल सिस्टम हम इस लेसन में कवर करने वाले हैं, तो हमारा स्ट्रेस ज़्यादा न्यूरल सिस्टम में रहेगा। अब न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड अगर हम कुछ टर्म्स को स्टडी करें तो हमारे पास है नर्व्स। व्हाट आर नर्व्स? अब नर्व्स क्या है? अगर हम याद रखें कि हमारा एक हमने सिस्टम पढ़ा, हमने जब नर्वस सिस्टम में पढ़ा तो हमने उसमें देखा कि न्यूरॉन जो हैं वो फंक्शनल यूनिट हैं नर्वस सिस्टम के। और न्यूरॉन के हमें पार्ट्स भी पता हैं, डेंड्राइट है, सेल बॉडी है और एक्सॉन है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये अगर हम एक रफ सा स्केच बनाएं, सेल बॉडी ये बना दी हमने डेंड्राइट्स, और ये नीचे हमने इससे निकलता हुआ बना दिया अपना ये एक्सॉन। बंडल ऑफ एक्सॉन्स, बहुत सारे एक्सॉन्स मिलकर आपकी बनाते हैं नर्व। सो व्हाट इज अ नर्व? नर्व इज अ बंडल ऑफ एक्सॉन जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रहता है, ठीक है। तो जब बहुत सारे एक्सॉन्स मिल रहे हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तो हम उनको बोल देते हैं नर्व। अब जब बहुत सारे एक्सॉन्स का अगर बंडल बन गया तो इसका भी बंडल बनेगा सेल बॉडी का। अब इस सेल बॉडी में अगर बहुत सारे इकट्ठी सेल बॉडीज पड़ी हुई हैं कहीं पर पीएनएस में, अगर पीएनएस में बहुत सारी सेल बॉडी पड़ी हुई हैं तो उसको हम बोलेंगे गैंग्लिया, उसको हम बोलेंगे गैंग्लिया। अब ये जो हमारा नर्व्स का गुच्छा है, जो नर्व्स का बंडल है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी हो सकता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी हो सकता है। अगर ये सारा नर्व्स जो आपका न्यूरल सेल बॉडीज का क्लस्टर है वो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रखा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। तो हमने बात कर ली कि ये सेल बॉडी का अगर बंडल, मास ऑफ न्यूरल सेल बॉडी अगर पीएनएस में है तो गैंग्लिया, और अगर सीएनएस में है तो न्यूक्लियस। अब ये सीएनएस का न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट, हम इसको एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, बेसल न्यूक्लियस जो आपके बेस ऑफ सेरिब्रम में है, ठीक है। ब्रेन में जो सेरिब्रम है उसके बेस में बहुत सारे ऐसे मास ऑफ न्यूरल सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये कौन सा स्पेशल न्यूक्लियस है? इसको हम बोलते हैं बेसल न्यूक्लियस, ठीक है।
अब एक्सॉन आपके अगर पीएनएस में है तो वो बनाएंगे आपका नर्व, और अगर सीएनएस में आपके एक्सॉन का बंडल है तो वो बनाएगा ट्रैक। अब जब ये बहुत सारे न्यूरॉन्स का नेटवर्क बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्लेक्सस। नेक्स्ट टर्म जो आपको समझनी है वो है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या हैं? रिसेप्टर्स आपको मालूम है वो पार्ट जहां से हम स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। वो इंटरनल एनवायरनमेंट का भी स्टिमुलस हो सकता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी स्टिमुलस हो सकता है। तो रिसेप्टर्स आर द पार्ट जहां से हमको स्टिमुलस मिल रहा है। अब नर्व फाइबर क्या है? बहुत सारे न्यूरॉन्स को कहीं भी अगर प्रेजेंट है, जो आपके न्यूरॉन्स में से ये निकल रहे हैं, डेंड्राइट निकल रहे हैं, एक्सॉन्स निकल रहे हैं, ये एक जनरल टर्म हम यूज कर सकते हैं नर्व फाइबर। तो एक्सॉन भी एक नर्व फाइबर है और डेंड्राइट भी एक नर्व फाइबर है। नेक्स्ट जो टर्म्स आ रही हैं वो है ग्रे मैटर और वाइट मैटर। अब अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में आप ये देख रहे हैं बाहर की तरफ बहुत सारे सेल बॉडीज हैं। अब ये बहुत सारी सेल बॉडीज हैं और अंदर बहुत सारे एक्सॉन हैं। ये सेल बॉडीज जो बाहर हैं ये एक अलग सा कलर देखने को मिलता है, ग्रे। तो ये हम कह देते हैं ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर क्या है? ब्रेन में ये बहुत सारे जो आपके सेल बॉडीज प्रेजेंट है वो कहलाती है आपका ग्रे मैटर, और जो एक्सॉन वाला स्ट्रक्चर है वो कहलाता है आपका वाइट मैटर। ये ऐसे वाइट मैटर क्यों है? क्योंकि इस पे माइलिन शीथ लगी होती है जिसकी वजह से ये वाइट कलर का दिखता है। तो अगर हम ब्रेन में देखें तो हमारे साइटॉन यानी कि सेल बॉडी बाहर की तरफ होते हैं, एक्सॉन अंदर की तरफ होते हैं। तो हम कहते हैं ब्रेन में बाहर की तरफ हमारा ग्रे मैटर है और अंदर की तरफ वाइट मैटर है। यहीं पर अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में जो सेल बॉडीज हैं वो अंदर की तरफ होती हैं और इनके एक्सॉन्स बाहर की तरफ होते हैं। तो कलर कैसा बन जाता है इसका? अंदर की तरफ ग्रे कलर बन जाता है और बाहर की तरफ इट्स द वाइट कलर। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में द लोकेशन ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर जो है वो डिफरेंट है, ऑपोजिट है एक्चुअली। ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर है। ग्रे मैटर बाहर होने का मतलब सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज बाहर की तरफ है और एक्सॉन्स अंदर की तरफ है। और स्पाइनल कॉर्ड में ये उल्टा तरीका है, मींस ऑल द ग्रे मैटर इज इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड और सारे एक्सॉन्स कहाँ हैं? बाहर की तरफ। अब हम चलते हैं अपने ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की तरफ। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में क्या है? हम अपने सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें तो हमारे पास ये ऊपर रहता है ब्रेन, और ब्रेन से ये स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है। अब ब्रेन से भी कुछ हमारी नर्व्स निकल रही हैं जिनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व्स निकल रही हैं जिनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। अब ये जो नर्व्स निकल रही हैं बाहर की तरफ ये हमारा कहलाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और जो ये सेंटर में ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारा कहलाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन में से निकल रही हमारी क्रेनियल नर्व्स और स्पाइन से निकल रही हमारी स्पाइनल नर्व्स। जो सेंटर में मतलब ह्यूमन बीइंग के जो सेंटर में पार्ट हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का उसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो बाहर आउटर एरिया में है वो कहलाता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब फंक्शंस क्या है इन दोनों के? जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा? ऑर्गन्स से मैसेजेस को लेकर आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसकी प्रोसेसिंग करेगा, कैलकुलेशन करेगा, कंट्रोल करेगा, उसने कमांड दे दिया। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अगेन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैसेज लेकर जाएगा दूसरे बॉडी ऑर्गन्स के पास, ग्लैंड्स के पास, कहीं भी मैसेज लेके जाएगा। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या हो गया? टिश्यूज से मैसेज सेंट्रल सिस्टम तक लेके आना और फिर यहां से प्रोसेस्ड मैसेज को बाहर लेके जाना। तो लाना और ले जाना, दो काम हो गए।
अब ये अगर दो तरह के काम कर रहा है तो इसका मतलब इसको हम दो कैटेगरीज में अगेन बांट सकते हैं. नाउ वन विच इज ब्रिंगिंग मैसेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो टिश्यूज या ऑर्गन से मैसेज को लेकर आ रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, वो आपका कहलाता है एफरेंट सिस्टम या एफरेंट फाइबर्स भी उनको बोल सकते हैं. और जो मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर जा रहा है उसको बोलते हैं इफरेंट फाइबर्स. अब हमने एफरेंट और इफरेंट कैसे रखा, हमने अपना बेस बनाया इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज बाहर जा रहा है तो वो इफरेंट है. इफरेंट एग्जिट, बाहर, इफरेंट एग्जिट. तो वहां से हम इसको याद रख सकते हैं कि इफरेंट फाइबर्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को लेकर के टिश्यूज या ऑर्गन्स, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज बाहर जा रहा है. और एफरेंट, आ जाओ, आना. एफरेंट हो गया आपका जो टिश्यूज से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मैसेज को लेकर के आ रहा है. तो आई होप इतना आपका क्लियर हो गया. अब आगे की तरफ थोड़ा चलते हैं कि जो एफरेंट जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको हम आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स के पास मैसेज लेके जाता है कि चलो भाई हाथ अब आपने मूव करना है, उसको हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, SNS. दूसरा हमारा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, देखो अब हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो खुद से काम करते हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं है. जैसे हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एलिमेंट्री कैनाल की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, उसको कंट्रोल करेगा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम. हम अपनी मर्जी से कभी भी अपनी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को तेज नहीं कर सकते, स्टमक की चर्निंग को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को और स्मूथ मसल्स को रेगुलेट करता है. वेराज जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो हमारी स्केलेटल मसल को, जो हमारी कंट्रोल में मसल्स है, स्केलेटल मसल तो हमारे कंट्रोल में होती है क्योंकि हम अपना स्केलेटन खुद मूव कर सकते हैं. इफ़ वी वांट टू वॉक देन वी विल वॉक. इफ वी वांट टू लिफ्ट आवर हैंड, हैंड उठाना है अगर हमने तो हम हैंड उठा सकते हैं. राइटिंग करनी है, पेन पकड़ना है, नेक को ट्विस्ट करना है, शोल्डर मूव करने हैं, दे आर ऑल अंडर आवर कंट्रोल. तो ये जो हमारे कंट्रोल में जो नर्वस सिस्टम चलता है दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल को. तो ऑटोनॉमिक से ऑटोमेटिक और सोमैटिक आपका दूसरा नर्वस सिस्टम हो गया. तो यहाँ से हमारी क्लासिफिकेशन होती है आगे बढ़ते हुए कि हमारी बॉडी में जो ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो भी दो तरह से होता है. ठीक है, एक सिस्टम कहलाता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा सिस्टम आपका कहलाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ये दोनों सिस्टम क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट सिस्टम चलते हैं. एक चीज़ों को बढ़ाता है और दूसरा चीज़ों को घटाता है. जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एकदम से बॉडी को अलर्ट करता है, फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में रेडी करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारी बॉडी को रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में ले जाता है. यानी कि अगर आप अभी बैठे हुए हैं तो आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स कंट्रोल्ड हैं. और अगर कोई एकदम से ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे मान लीजिए अभी आप बैठे वीडियो सुन रहे हैं और कोई पीछे से अचानक से कोई आवाज़ आ जाए, कोई पटाखा या आपको कोई डरा दे पीछे से आवाज़ करके, तो वो सिचुएशन में जो आपका नर्वस सिस्टम काम करेगा वो होगा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपकी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए अलर्ट करता है. अब ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करते क्या हैं, कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं. जैसे अगर आप नॉर्मली बैठे हुए हैं तो आपका हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल है, कम है. अचानक से अगर आपको कोई पीछे से आकर के एक ज़ोर से कान में आवाज़ करे तो क्या होगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा.
स्टिमुलस कोई भी हो सकता है, या तो कोई आवाज़ हो सकती है, या सडनली आपको कोई लाइट फ्लैश हो सकती है, या कोई आपका थॉट ही आ गया। सपोज कल आपका एग्ज़ाम है और अचानक से आपको कुछ लगने लगा, तो सोच के, जैसे कई बच्चों को अभी एंग्जाइटी का भी इशू हो जाता है, तो ये जो आपका हमारे सिचुएशनल है, इमरजेंसी सिचुएशन में जो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ गया, ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, ठीक है। प्यूपल, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर सकता है, प्यूपल को डायलेट करता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उसी प्यूपल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। अब आप डाइजेशन के देखो, ज़्यादातर हमने ये देखा है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो चीज़ों को बढ़ा देता है और पैरासिम्पैथेटिक चीज़ों को घटा देता है। बट यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से इंक्रीज हो जाता है। अब अगर हम इसको डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं, जब हम खाली बैठे होते हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो हमको भूख ज़्यादा लगती है। घर में हमारी छुट्टी है, खाली बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे, हर थोड़ी देर में किचन में जाएंगे, कुछ खाने के लिए ढूंढेंगे, घर में फैमिली मेम्बर्स को कहेंगे कुछ है, कुछ बना दो, कुछ खिला दो। और वहीं पर अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, खूब सारा आपके ऊपर वर्कलोड है, आप कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं जो आपकी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन जैसा फील करवा रहा है, तो वहाँ पर आपको भूख प्यास सब खत्म हो जाती है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, whereas parasympathetic nervous system it increases the process of digestion। अब sympathetic nervous system में जो hormonal control है that is because of adrenaline and noradrenaline, whereas parasympathetic nervous system में जो hormonal control है that is acetylcholine, जिसको ACH भी कहते हैं। अब चलते हैं हम अपने फेवरेट न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि एक सिंपल डायग्राम है विच यू पीपल आर वेरी मच फेमिलियर विद। अब न्यूरॉन का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन आप देख रहे हो, ये फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, और बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट से बना हुआ है। एक है आपका सेल बॉडी, उससे निकलते हुए बहुत सारे डेंड्राइट्स, और एक लंबा सा एक्सॉन, ठीक है। 3 पार्ट्स कौन से हो गए, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। एक्सॉन की आगे एक्सटेंशन है कि वो नीचे आगे जाकर के ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है। धीरे धीरे एक एक को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सेल बॉडी को, जिसको हम साइटॉन भी बोलते हैं। सेल बॉडी के अंदर जैसे बाकी सेल्स के अंदर होता है, इसमें साइटोप्लाज्म भी है, इसमें सेल ऑर्गेनालीज भी हैं। तो बाकी सेल और न्यूरॉन में की सेल बॉडी में एक क्या डिफरेंस है, डिफरेंस इसमें यह है कि इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, निसल्स ग्रैन्यूल्स। तो सेल बॉडी का स्ट्रक्चर आसान हो गया, जैसे नॉर्मली साइटोप्लाज्म होता है, जैसे नॉर्मली सेल ऑर्गेनालीज होती हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज, निसल ग्रैन्यूल्स। अब इसी सेल बॉडी से एक्सटेंशंस निकल रहे हैं जिनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये शॉर्ट फाइबर्स हैं, ब्रांच्ड हैं, ये कहलाते हैं आपके डेंड्राइट। इनके अंदर भी निसल्स बॉडी होती हैं, ठीक है। अब डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है, ये नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं और सेल बॉडी की तरफ इसको भेजते हैं। सो दिस इज द रिसीविंग एंड ऑफ द स्टिमुलस। तो यहां तक हमारी 2 चीजें कवर अप हो गई। अब चलते हैं हम एक्सॉन की तरफ। एक्सॉन एक लंबा लॉन्ग फाइबर है, काफी लंबा, कभी कभी 1 मीटर लंबा तक भी हो सकता है। अब इसके ये अब किससे बना हुआ है, इसके ऊपर लगे हुए हैं श्वान सेल्स, ठीक है। ये श्वान सेल्स कुछ कुछ न्यूरॉन्स में एक वाइट शीट से कवर रहते हैं, उस शीट को हम बोलते हैं माइलिन शीट। जैसे अभी हमने ग्रे मैटर और वाइट मैटर में डिस्कस किया था कि ये वाइट क्यों दिखते हैं, बिकॉज ऑफ माइलिन शीट, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम आगे पढ़ेंगे भी माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड में डिफरेंस, लेकिन अभी हम इसको एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो हम इसके सभी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो एक्सॉन के ऊपर है आपके श्वान सेल्स, ये श्वान सेल का न्यूक्लियस, ये एक श्वान सेल, दूसरा, तीसरा। अब ये श्वान सेल्स कवर हो रखे हैं हमारे माइलिन शीट के साथ। अब ये श्वान सेल शीट से कवर है, ये श्वान सेल शीट से कवर है, लेकिन बीच का एक हिस्सा जहां पर माइलिन शीट नहीं है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवीर, ठीक है। तो ये आपका श्वान सेल कवर हो गया, नोड ऑफ रैनवीर कवर हो गया, न्यूक्लियस और माइलिन शीट। जहां से एक्सॉन स्टार्ट होता है
उसको एक्सॉन हिलॉक भी कहते हैं। अब चलिए एक्सोनल एंडिंग की तरफ चलते हैं। एक्सोनल एंडिंग में क्या है? एक्सोनल एंडिंग में जो ये एक्सॉन है, ये आगे ब्रांच बनाने के बाद जो लास्ट एंड आता है, इसमें एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये एक एनलार्ज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखिए, ये एक बड़ा सा बल्ब है, ठीक है। इस बल्ब के अंदर आप देख रहे हैं, बल्ब के अंदर है आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स, और इन्हीं साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर आपके न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं। अब यहाँ तक अभी आप इसको ऐसे ही समझिए, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे साइनेप्टिक वेसिकल काम कैसे करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमने स्टडी किया है, वो हमने स्टडी किया है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, डायग्राम, फंक्शन। नाउ अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की तरफ। बेसिकली हमारे पास 3 तरह के न्यूरॉन्स हैं, मल्टीपोलर, बायपोलर एंड यूनिपोलर। मल्टीपोलर, बायपोलर एंड यूनिपोलर का डिफरेंस किस पर बेस्ड है? इनका डिफरेंस बेस्ड है इनके डेंड्राइट के नंबर पर। ये आप देखिए यहाँ पर ड्रॉ हो रखा है। अब देखिए एक्सॉन तो सबके पास है, ठीक है, नंबर ऑफ डेंड्राइट अलग अलग है। जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट हैं वो है मल्टीपोलर, जिसमें एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन है वो है बायपोलर, और जिसमें सिर्फ एक एक्सॉन है और कोई डेंड्राइट नहीं है वो है यूनिपोलर। अभी कई बार इसको कंफ्यूजन में बच्चे आंसर लिख देते हैं, वो एक्सॉन और डेंड्राइट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे यूनिपोलर में, बायपोलर में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, एक डेंड्राइट एक एक्सॉन। यूनिपोलर में भूल जाते हैं कि भाई डेंड्राइट एक है और एक्सॉन एब्सेंट है, या एक्सॉन एक है डेंड्राइट एब्सेंट है। ऐसे ही मल्टीपोलर में कंफ्यूजन होती है कि भाई डेंड्राइट एक है और एक्सॉन बहुत सारे हैं, या डेंड्राइट बहुत सारे हैं एक्सॉन एक है। इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, हम एज्यूम कर लेते हैं भाई ये जो हमारी सेल बॉडी है ये किसी का फेस बन गया, ठीक है, और ये जो डेंड्राइट्स हैं ये बन गए इसके बहुत सारे बाल, और एक्सॉन हो गया इसका लेग। तो भाई आप ये देखो कि लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, बालों का होना या लेग्स का होना? ठीक है, लेग्स का होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो एक्सॉन सब में आ गया, और लेग एक ही रहेगी तो सब में एक ही है। डेंड्राइट बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि बाल बहुत सारे हो सकते हैं, तो जिसमें ज़्यादा हो गए वो मल्टीपोलर, जिसमें एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन है वो बायपोलर, और यूनिपोलर मतलब जिसमें सिर्फ एक एक्सॉन है, डेंड्राइट नहीं है। अब इनकी लोकेशंस भी अलग अलग हैं। जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं वो आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमको कौन से मिलते हैं? मल्टीपोलर। और बायपोलर आपको मिलते हैं रेटिना में, आई के रेटिना में। जब आप आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप क्लियरली इनको देख पाएंगे, वहां पर उनको स्टडी करेंगे। और यूनिपोलर आपको मिलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो यहाँ से याद रखना आसान है इसको, क्योंकि रेटिना में तो बायपोलर होता है, ये तो हमको याद रखना ही रखना है, वहां जाकर हम जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास यूनिपोलर है। तो सोच सकते हो, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, भाई बच्चा छोटा है, डिपेंडेंट है मम्मी पे, तो क्या करने उतने, इसने इतना सारा तामझाम, उसका भी पूरा बना ही नहीं है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे आते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। अब हम बात करेंगे माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड के डिफरेंस के बारे में। माइलिनेटेड में नाम से पता चल रहा है माइलिन शीट तो प्रेजेंट है, नॉन माइलिनेटेड में माइलिन शीट एब्सेंट है। अब जब माइलिन शीट प्रेजेंट होगी तो नोड ऑफ रैनवियर तभी बनेगा जहां जहां पे माइलिन शीट गायब थी वहीं वहीं पे नोड ऑफ रैनवियर बन रहा था। अब नॉन माइलिनेटेड में तो नोड ऑफ रैनवियर बनेगा ही नहीं, क्योंकि माइलिन शीट जहां से मिसिंग है वो ही नोड ऑफ रैनवियर था। तो अब माइलिन शीट ही नहीं है तो मिसिंग एरिया ही नहीं है, तो नोड ऑफ रैनवियर नहीं है। माइलिनेटेड आपको कहाँ मिलती है? क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में, यानी कि ये जो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट बनाते हैं। जबकि नॉन माइलिनेटेड आपको कहाँ मिलते हैं? ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, यानी कि ये बनाते हैं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट। अब श्वान सेल्स तो दोनों में है, इसमें श्वान सेल्स के ऊपर माइलिन की शीट है और नॉन माइलिनेटेड में श्वान सेल के ऊपर माइलिन की शीट नहीं है। अब ये तो हमने स्टडी कर लिया भैया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डेंड्राइट एंड एक्सॉन, एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट। न्यूरॉन अब काम कैसे करता है? बेसिकली हमारा फंक्शन तो ये, हमारा पर्पस तो यही है पढ़ने का, कि जो हमारा नर्व जो मैसेज है
वो पास ऑन कैसे हो रहा है, नर्व्स, न्यूरॉन्स या नर्व्स ऐसा क्या कर पा रहे हैं जिससे कि मैसेज हमारे हाथ से, भाई हमारे हाथ में कॉकरोच बैठा है, इसका मैसेज हमारे ब्रेन तक जा रहा है, फिर ब्रेन हमारे मैसेज को दे रहा है कि अरे इसको झटक दो, या अगर कोई ज़्यादा क्रूल सोच सकता है तो कहेगा मार दो, ठीक है, या कोई बहुत डरपोक है तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा। तो ये जो भी हमारा ब्रेन सोचेगा, और ब्रेन कैसे सोचता है, ब्रेन इसको डिसाइड करता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से। तभी कहते हैं ना छोटे बच्चों को किसी चीज़ से डर नहीं लगता, क्योंकि उनके माइंड में ब्रेन में पास्ट एक्सपीरियंसेस स्टोर नहीं होते। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे ब्रेन में कैप्चर होते जाते हैं, उन्हीं एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारा ब्रेन हमारे लिए कंक्लूजन्स और ये प्रोग्रामिंग कर पाता है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन क्या होगा, ठीक है। तो जैसे बच्चों का जो, अब मान लीजिए जैसे किसी ने चींटी देख ली है ना, कोई बच्चा तो उसको पत्ते पे उठा के साइड पे डालाएगा, कोई बच्चा उसको मार देगा, कोई उस पर पानी डाल देगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किसकी कैसी अपब्रिंगिंग है, उसके ब्रेन में को कैसा हमने फीड किया हुआ है, उस तरीके से हमारा ब्रेन इसको करता है। लेकिन जो ये मैसेजेस आ और जा रहे हैं, हाउ इज दिस ट्रांसफर्ड, ये कैसे जाते हैं? तो ये जो जाते हैं, ये जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ेंगे भैया इम्पल्स कैसे जनरेट होता है और कैसे कंडक्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको ये याद रखना है कि न्यूरॉन्स ही हमारी बॉडी में एक्साइटेबल सेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या सिर्फ न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स हैं? नो, मसल सेल्स भी हमारे एक्साइटेबल हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में दो तरह के सेल्स हैं जो एक्साइटेबल हैं, न्यूरॉन्स एंड मसल्स। अब एक्साइटेबल से मतलब क्या कूदने फूदने लग जाते हैं? नो, एक्साइटेबल का मतलब कि उनकी मेम्ब्रेन्स जो हैं वो पोलराइज्ड हो जाती हैं, ठीक है। अब जरा इसको समझते हैं ये कैसे हैं। अब अगर हम सेल को देखें तो हम सेल में देख रहे हैं ये जो, अब सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है और ये आपका बाहर जो है वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। तो इसको बोलते हैं हम पोलराइज्ड होना, ठीक है। अब न्यूरॉन जो है जब वो रेस्टिंग स्टेज पे है तो वो पोलराइज्ड है। रेस्टिंग स्टेज का मतलब जब वो इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा। और क्या हो रहा है इसके, अब ये जो चार्जेस है ना, ये मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास हैं। मेम्ब्रेन की, एक्सोनल मेम्ब्रेन की अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज है, एक्सोनल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड पॉजिटिव चार्ज है। अब डेफिनेटली यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये ऐसा क्यों है, क्यों अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव है। सो यहाँ पर 3 मेन रीजंस हैं क्यों अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव है। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जो मेम्ब्रेन्स हैं इनके ऊपर लगा हुआ है सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या है? पंप वो चैनल्स हैं जो कि एटीपी खर्च करते हैं और चीज़ों को ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। और जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो क्या करता है, वो एनर्जी खर्च करता है और सेल के अंदर से 3 सोडियम्स को बाहर फेंकता है और सेल के बाहर से 2 पोटेशियम को अंदर फेंकता है। यानी कि अगर एक बार ये पंप चलेगा तो बाहर 3 सोडियम हो जाएंगे और अंदर 2 पोटेशियम हो जाएंगे। तो एक बार एक पंप चलेगा तो एक पॉजिटिव आयन का आप डिफरेंस देख रहे हैं, आ रहा है। अब इमेजिन करिए ये पंप 10 बार चल गया तो 10 पॉजिटिव आयंस अंदर कम हो गए, यानी कि 10 पॉजिटिव आयंस बाहर ज़्यादा हो गए। तो धीरे धीरे जितनी बार ये पंप चलता जाएगा बाहर पॉजिटिव आयंस बढ़ते जाएंगे। तो दिस इज वन मेन रीज़न वाई वी हैव पॉजिटिव एनवायरनमेंट आउटसाइड द एक्सोनल मेम्ब्रेन। दूसरा रीज़न, जो ये आपकी मेम्ब्रेन है, ये इसमें से पोटेशियम आयन जो हैं वो बाहर जा सकते हैं इजीली, सोडियम आयन अंदर नहीं आ सकते। ये जो है इनकी जो मेम्ब्रेन है ये परमिएबल है टू पोटेशियम आयन एंड नॉट टू सोडियम आयन। अब इसकी परमिएबिलिटी क्यों होती है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि इसके ऊपर लगे हुए होते हैं चैनल्स। मेम्ब्रेन्स के ऊपर क्या लगे होते हैं? चैनल्स। और चैनल्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं।
अगर सोडियम चैनल है तो वो सोडियम को पास ऑन करेगा, पोटेशियम चैनल है तो पोटेशियम को पास ऑन करेगा। तो एक्सॉन के ऊपर बहुत सारे पोटेशियम चैनल लगे हुए रहते हैं और सोडियम चैनल कम रहते हैं, तो पोटेशियम आयंस बाहर निकल गए। ठीक है, एक तो पहले ही सोडियम बाहर ज़्यादा था पॉजिटिव, और दूसरा जितना भी एटीपी खर्च करके पोटेशियम अंदर आया वो भी भाग गया बाहर, उसको इजीली गेट मिल गया बाहर जाने का। चैनल है, चैनल मतलब गेट, गेट से ये भाग गए बाहर, तो बाहर का एनवायरनमेंट ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, अंदर अब और नेगेटिव एनवायरनमेंट आ रहा है। एक और भी चीज़ हो रही है, अभी जुल्म की इंतहा नहीं हुई, एक और जुल्म भी होना है। अंदर जो है, जो प्रोटीन है, नेगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन है, ये मेम्ब्रेन उसको बाहर नहीं जाने देती। मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन को अंदर रख लेती है और बाहर नहीं जाने देती, तो अंदर नेगेटिव बढ़ गया। पॉजिटिव तो वैसे ही बाहर फेंक दिया था पंप ने भी, पॉजिटिव तो वैसे भी निकल गया चैनल के थ्रू भी, और नेगेटिव बेचारा जा नहीं पा रहा है, तो धीरे धीरे अंदर नेगेटिव बढ़ता जा रहा है और बाहर पॉजिटिव। तो रेस्टिंग पोटेंशियल में जो ये पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है, ठीक है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ ये अबाउट -70 मिलीवोल्ट है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल हम क्या कहते हैं, -70 मिलीवोल्ट का। तो outer surface of axonal membrane possess a positive charge while the inner surface becomes negatively charged, इसी को बोलते हैं हम पोलराइज्ड होना। यहाँ तक क्लियर है कि बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, और कितना, -70 मिलीवोल्ट। और 3 रीजंस भी हमें समझ में आ गए, कौन कौन से, सोडियम पोटेशियम पंप, और आपका सोडियम का आयन का चैनल, और हमारा इम्परमिएबिलिटी ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। 3 काम हो गए, तो ये हमको समझ में आ गया इसका अभी रेस्टिंग स्टेट का नेचर। अब ये प्लस माइनस के डिफरेंस से ही करंट जनरेट होगा और करंट दौड़ेगा। अब जो ये करंट दौड़ेगा, इसमें कैसे ये करंट दौड़ेगा हम इसको डिस्कस करते हैं। ये जो आपका हमने एक एक्सॉन बना लिया है यहाँ पर, और इस एक्सॉन को हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए, बी और सी। अभी ये तीनों रेस्टिंग स्टेट पर हैं। अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस -70 मिलीवोल्ट, बाहर सोडियम, अंदर पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज, और बाहर पॉजिटिवली चार्ज। ये हमारा रेस्टिंग स्टेट का कंडीशन है एक्सॉन की। अब आया जी स्टिमुलस। अब यहाँ पर आया एक स्टिमुलस। इस स्टिमुलस ने क्या किया, अब यहाँ से ना एक चीज़ को थोड़ा सा और समझते हैं हम, कि जो सेल है ना, इसके ऊपर ना बहुत तरह के चैनल्स लगे होते हैं। यहाँ पर हमने एक बात कर ली थी आयन के चैनल की, ठीक है, जो कि आपका पोटेशियम आयन को बाहर भेज रहा है और सोडियम आयन के चैनल्स कम है। ये होते हैं लीकी चैनल, जिनमें से धीरे धीरे चीज़ें लीक करके बाहर जा रही हैं। अब यहाँ पर बेसिकली ना 4 तरह के चैनल्स लगते हैं। लीकी चैनल्स जो कि बंद नहीं रहते, हमेशा खुले हुए हैं, उनमें से लीक होते रहते हैं चीज़ें अंदर बाहर। दूसरा हमारे पास होता है वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। कौन सा होता है हमारा, वोल्टेज गेटेड चैनल, यानी कि ये चैनल वैसे बंद होता है, लेकिन अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हुई तो ये खुल जाता है। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल भी हो सकता है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल भी हो सकता है, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल भी हो सकता है, बहुत सारे हैं। और ये खुलते कब हैं, जब वोल्टेज में डिफरेंस आता है। एक और चैनल है आपका मैकेनिकल गेटेड चैनल, ये भी बंद रहता है। मैकेनिकल नाम से पता चल रहा है, मैकेनिकल का मतलब जो भी हमारा जैसे टच है, प्रेशर है, यानी कि कोई दबाव पड़ेगा, कोई प्रेशर पड़ेगा तो ये चैनल खुलेंगे और यहाँ पर जो आयंस है वो अंदर बाहर आ जा सकेंगे। नेक्स्ट तरह का चैनल है आपका लाइगेंड गेटेड चैनल। लाइगेंड मतलब केमिकल, अगर इसके ऊपर कोई केमिकल आके बैठ गया तो सोडियम वाला, अगर सोडियम की रिएक्शन वाला है तो सोडियम के चैनल्स खुल जाएंगे, अगर पोटेशियम वाला है तो पोटेशियम के चैनल खुल जाएंगे, कैल्शियम वाला है तो कैल्शियम के चैनल खुल जाएंगे, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में थोड़ा हैफ-हैज़र्डली दे रखा है, बट इसको आप समझिए कि आपके 4 तरह के चैनल्स हैं। लीकी चैनल की बात हमने ऊपर कर ली, इन बाकी चैनल्स को हम धीरे धीरे आगे स्टडी करते जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कैसे स्टडी करते हैं हम इसको। अगर हमारा साइट ए पर कोई स्टिमुलस आया, मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर का कोई स्टिमुलस आ गया, किसी ने आपको प्रेशर लगाया, किसी ने ज़ोर से चांटा मारा या
कोई चीज़ आपने हार्ट में टच करी जिसका कि आपके न्यूरॉन्स ने प्रेशर को सेंसिटाइज किया, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, मैकेनिकल गेटेड चैनल खुल जाएंगे और ये सोडियम जो है फटाफट दौड़ के इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो साइट ए बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयंस एंड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस इनटू द सेल। तो ये देखिए सोडियम आयन सेल के अंदर दौड़ा है। अब सोडियम आयन जब सेल के अंदर आ गए तो यहाँ पर पहले नेगेटिव चार्ज था, सोडियम के आने की वजह से ये चार्ज धीरे धीरे पॉजिटिव में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो अब इसको जब हमारी स्टेट उल्टी हो गई, यानी कि बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव हो गया, तो इसको हम बोलते हैं अब ये डीपोलराइज्ड हो गया। अब इसके जो है ये डीपोलराइज्ड हो गया। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बना यहां से धीरे धीरे जो आता जा रहा है, प्लस 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 आता जा रहा है अंदर, यहां से जो आपका रेस्टिंग पोटेंशियल था -70 मिलीवोल्ट, उसका चेंज होता जा रहा है -70 से -60 -50 -40, धीरे 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 आता हुआ ये इतना चेंज हो गया कि ये पहुंच गया +30 मिलीवोल्ट पर। और जब ये +30 मिलीवोल्ट पहुंच गया तो हमने बोल दिया कि ये वाली साइट जो ए थी ये हो गई अब डीपोलराइज्ड। ठीक है, तो ये जो डीपोलराइज्ड स्टेट हो गई इसी को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स। अब यहां से क्या हुआ, क्योंकि देखिए यहां पर चार्जेस का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर चार्जेस का डिफरेंस है, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है ऐसे, तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है बाहर फ्रॉम बी टू ए और अंदर फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। तो ये डीपोलराइज था। ठीक है, ये डीपोलराइज है, लेकिन ये अभी भी पोलराइज्ड स्टेट में है। अब यहाँ पर जो सोडियम भर गया वो यहीं तो नहीं रहेगा, कुछ फ्लो होकर यहाँ पर भी चला गया। अब यहाँ पर भी आ गया आपका सोडियम फ्लो होकर। अब जैसे यहाँ पर सोडियम फ्लो होकर आया, क्योंकि पहले तो यहाँ से बाहर से अंदर आया था तो यहाँ का पोटेंशियल चेंज हो रहा था, अब थोड़ा सा सोडियम जो है यहाँ पर फ्लो होकर चला गया। अब यहाँ पर सोडियम के पहुँचने से यहाँ पर जो चेंज हुआ वोल्टेज, यहाँ पर भी वोल्टेज चेंज होनी शुरू हो गई, तो यहाँ पर भी खुल गए आपका सोडियम के वोल्टेज वाले चैनल। अब बहुत ज़्यादा यहाँ से सोडियम अंदर आना शुरू हो गया बाहर का भी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, धीरे 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 आपका, ये अगले डायग्राम में इसको समझते हैं, धीरे धीरे आपकी ये जगह भी डीपोलराइज होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोडियम था ये थोड़ा सा यहाँ गया, तो यहाँ से वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए और सोडियम अंदर आना शुरू हो गया। तो ये भी क्या हो गया, पोलराइज से अब ये भी क्या होना शुरू हो गया, डीपोलराइज्ड। तो ये अब जो सिचुएशन यहाँ थी वो सिचुएशन यहाँ आ गई। अब यहाँ से सेम सोडियम आगे चले जाएंगे, यहाँ से सोडियम के चैनल खुल जाएंगे और सोडियम अंदर आ जाएगी, ये फिर पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डीपोलराइज्ड। अब धीरे धीरे लेयर जो आपकी एक लहर की तरह, एक वेव की तरह, डीपोलराइजेशन की वेव धीरे धीरे आगे चल जाएगी और ये बहुत फास्ट होता है, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। अब ये तो पोलराइज होता जा रहा है, डीपोलराइज होता जा रहा है, आगे जाता जा रहा है, तो ये पीछे क्या हो रहा है, पीछे क्या होएगा, पीछे आपका अगेन रीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगी। रीपोलराइजेशन कैसे शुरू होएगी, वैसे ही यहाँ पे पंप्स ने काम करना शुरू कर दिया, सोडियम को बाहर फेंकना शुरू कर दिया, ये स्टेट आपकी वापस रीपोलराइज हो जाएगी। तो धीरे 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 आपका ये आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द करंट मूव्स फ्रॉम पोजीशन ए टू बी टू सी एंड धीरे 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 करता हुआ ये पहुंच जाता है अपने एंड की तरफ, एक्सॉन टर्मिनल की तरफ। अब एक्सॉन टर्मिनल पर जब ये पहुंच गया, ये वैसे ऊपर से बंद दिखाया हुआ है लेकिन ये खुला ही है, एक्सॉन आ रहा है। ठीक है, और ये आपके आगे नॉब्स जो बने हुए हैं वो हैं, इनके अंदर हमने कहा था साइनेप्टिक वेसिकल है और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर हमने क्या बताया था, न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये वाला जो आपका एक्सॉन की एंडिंग है, यहाँ पर एक एक्सॉन खत्म हो रहा है और आगे से दूसरा डेंड्राइट शुरू हो रहा है। ठीक है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा रहेगा और हमने कहा था कि डेंड्राइट ही हमेशा मैसेज लेगा, तो यहाँ पर डेंड्राइट मैसेज लेना शुरू करेगा। अब एक एक्सॉन से निकलकर
दूसरे डेंड्राइट तक मैसेज कैसे जाएगा। ये जाने के दो तरीके हैं, या तो ये सीधा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास कर देगा या ये कुछ केमिकल्स देगा। तो हम दोनों को स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिकल देगा तो कैसे जाएगा और केमिकल देगा तो कैसे देगा। पर पहले हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और समझ लें कि इनके नाम क्या क्या हैं। तो ये जो आपका जगह बन रही है पूरी, जहाँ पर ये मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं साइनैप्स। जहाँ पर एक्सॉन की एंडिंग और डेंड्राइट की स्टार्टिंग मिल रही है वो जगह कहलाती है आपकी साइनैप्स। तो साइनैप्स में क्या क्या चीज़ें आ गई? प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। प्री मतलब पहले वाली, पोस्ट मतलब बाद वाली, और बीच में आपका साइनैप्टिक क्लिफ्ट है जहाँ पर आपके केमिकल्स हैं। ठीक है, और ये रिसेप्टर्स लगे हुए होंगे। हमने अभी बात की थी, रिसेप्टर्स वो चीज़ है जो मैसेज को रिसीव करेगी। तो डेंड्राइट्स पर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स लगे होते हैं। अब काम कैसे चलता है? हमने बताया कि जो मैसेज है वो दो तरह से पास हो सकता है, या इलेक्ट्रिकल साइनैप्स हो सकता है या केमिकल साइनैप्स हो सकता है। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स तो बिल्कुल वैसा ही कि यहाँ से करंट गया, यहाँ पे आगे पास हो गया। अब इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में ये बहुत ज़रूरी है कि ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल पास होना चाहिए, क्योंकि अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट कैसे पास ऑन करेगा। तो दे आर क्लोजली अटैच्ड, दे आर वेरी क्लोजली अटैच्ड। जबकि केमिकल में इनका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो सकता है। भाई इसने केमिकल फेंका, इसने उठा लेना है, तो कोई जिनको ज़्यादा पास रहने की इनको ज़रूरत नहीं है। तो इम्पल्स इसमें डायरेक्ट है, इसमें जो है केमिकल्स के थ्रू है। और ये केमिकल्स क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। अभी न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ है? आपके वेसिकल्स के अंदर। अब हमें पता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फास्ट है तो ये फास्टर है, और केमिकल से तो स्लो प्रोसेस होगा। नेचर इसका तो सिर्फ पास ऑन कर रहा है, लेकिन ये एक्साइटरी नेचर भी हो सकता है और इनिबिटरी नेचर का भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल ये जान के आपको हैरानी होगी, आप सोच रहे होगे कि भैया नर्व इम्पल्स पास हो रहा है तो ज़्यादातर तो ऐसे ही होंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी सोच चेंज हो गई कि जो इलेक्ट्रिकल वाले साइनैप्स हैं वो रेयर हैं, जो आपके केमिकल साइनैप्सेस हैं वो दे आर मोर कॉमन। अब थोड़ा सा हम इसको बात करते हैं कि ये कैसे इम्पल्स पास ऑन होता है। देखो क्या होता है, जब नर्व इम्पल्स आ रहा है, जब नर्व इम्पल्स आ रहा है धीरे धीरे एक्सॉन एंड की तरफ, तो यहाँ पर नर्व इम्पल्स के आते ही अब यहाँ पर भी वोल्टेज वाले चैनल खुलेंगे। यहाँ पे धीरे धीरे वोल्टेज ही तो चेंज होती आ रही है पीछे से। -70 से स्टार्ट किया, 30 तक आ गए, फिर अगले वाले को 30 कर दिया, फिर अगले वाले को 30 कर दिया। ऐसे धीरे धीरे इम्पल्स जो यहाँ पर आ गई वोल्टेज की वजह से, उसने यहाँ पर लगे हुए कैल्शियम के वोल्टेज वाले चैनल्स को खोल दिया, यानी कि कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल गए यहाँ पर। तो यहाँ से बहुत सारा कैल्शियम अंदर दौड़ना शुरू हो गया। अब ये कैल्शियम जो अंदर दौड़ रहा है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर जो साइनैप्टिक वेसिकल्स हैं इनको धक्का मारेगा, भैया निकलो यहाँ से बाहर, और ये धीरे धीरे साइनैप्टिक वेसिकल्स क्या होंगे? मेम्ब्रेन्स के पास आ जाएंगे। ये मेम्ब्रेन्स के पास आते ही यहाँ पर बर्स्ट होंगे और यहाँ से केमिकल्स निकालेंगे। और ये केमिकल्स क्या है? आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो अभी हमने पीछे नाम भी पढ़े थे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, एसिटाइलकोलिन और आपका एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये हमने पढ़े थे। ज़्यादातर केसेस में एसिटाइलकोलिन ही हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जा करके कहाँ एक्ट करेगा? ये न्यूरोट्रांसमीटर जा करके ये रिसेप्टर्स पर जुड़ जाएगा और यहाँ से फिर एक इम्पल्स जनरेट होगा जो आपके अगले न्यूरॉन में दौड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर एक न्यू नर्व इम्पल्स आपका जनरेट होगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ब्रेन रहने वाला है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू बी अपलोडेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप कि आपके मैं बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर करा पाई, एंड माई सजेशन इज ऑलवेज डू रीड योर NCERT and definitely you will find that NCERT is covered line by line in this video. Thanks for watching. Stay blessed.